नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। भारत ने युद्धग्रस्त फिलिस्तीनियों के लिए मानवीय राहत सहायता भेजी। वायुसेना का विमान सामग्री लेकर मिस्र रवाना। राहत में जीवन रक्षक दवाएं और अन्य आवश्यक वस्तुएं शामिल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, खिलाड़ियों को नौकरियों में आरक्षण देने पर होगा विचार। राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने के लिए दल को किया रवाना। 25 स्पर्धाओं में भाग लेंगे प्रदेश के 177 खिलाड़ी। प्रदेश में 167 आंगनबाड़ी और मिनी आंगनबाड़ी वर्कर बनी सुपरवाइजर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने दिए नियुक्ति पत्र। सभी सुपरवाइजर होंगी नियमित कर्मचारी। और देश भर में श्रद्धा और भक्ति भाव से मनाया गया दुर्गाष्टमी का त्योहार। प्रदेश के मंदिरों में लगा रहा श्रद्धालुओं का तांता। मां के जयकारों के साथ हुआ कन्या पूजन। अब समाचार विस्तार से। भारत ने युद्धग्रस्त फिलिस्तीन के लोगों के लिए राहत सामग्री भेजी है। करीब 38 टन चिकित्सा और आपदा राहत सामग्री लेकर भारत की वायुसेना का एक विमान मिस्र में अल एरिश हवाई अड्डे के लिए रवाना हुआ। विदेश मंत्रालय ने बताया कि फिलिस्तीन के लोगों के लिए लगभग 6.5 टन चिकित्सा सहायता और 32 टन आपदा राहत सामग्री लेकर IAFC 17 की उड़ान मिस्र में अल एरिश हवाई अड्डे के लिए रवाना हुई। सामग्री में आवश्यक जीवन रक्षक दवाएं, सर्जिकल सामान, तंबू, स्लीपिंग बैग, तिरपाल और जल शुद्धिकरण टैबलेट सहित अन्य आवश्यक वस्तुएं शामिल हैं। इससे पहले भारतीय वायुसेना का विमान गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से राहत सामग्री लेकर रवाना हुआ था। गौरतलब है कि इजराइल और हमास के बीच युद्ध चल रहा है। युद्ध के कारण फिलिस्तीन के लोग बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज गोवा में आयोजित होने वाले 37वें राष्ट्रीय खेल में प्रतिभाग करने वाले उत्तराखंड के 177 खिलाड़ियों के दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उत्तराखंड के खिलाड़ी 25 प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेंगे। मुख्यमंत्री ने दल को अपनी शुभकामनाएं दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार राज्य में खेल संस्कृति विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्याधीन सेवाओं में सेवा योजन के लिए 4% खेल कोटे को दोबारा लागू किए जाने की कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने दोहराया कि राज्य में प्रतिभा को बढ़ाए जाने के मकसद से खेल प्रतिभाशाली और उभरते हुए खिलाड़ियों के लिए खेल छात्रवृत्ति देने का कार्य जारी है। उन्होंने कहा, राज्य में खेल और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन हेतु नई खेल नीति लाई गई है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना और मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना चलाई जा रही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री खेल विकास निधि की स्थापना भी की गई है। उन्होंने खिलाड़ियों को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार उनके साथ हर कदम पर खड़ी है। जल जीवन मिशन के तहत नैनीताल जिले के गांव करायल चतुर और हलड़ू पोखरा में केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने 2 योजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दृष्टिकोण है कि हर घर पानी पहुंचना चाहिए। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन योजना के तहत 2000 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई है। योजना के माध्यम से ग्रामीणों की पेयजल समस्या का निदान होगा। गांव गांव में हमारी योजनाएं बन रही हैं। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का दृष्टिकोण था कि पानी के बिना कुछ संभव है ही नहीं। आज़ादी के बाद किसी ने सोचा ही नहीं किस तरह से ग्रामीणों की पानी की समस्या का समाधान किया जाएगा। अब मैं सिर्फ अपनी लोकसभा की बात करूं तो 1000 करोड़ लगभग यहाँ नैनीताल जिले में, इतना ही हमारे उधम सिंह नगर जिले में धनराशि आवंटित की गई है। यानी ये मान के चलिए 1,000 करोड़ रुपए 2 जिलों के लिए, तो शेष जगह लगा लीजिए आप। इसी तरह से पूरे प्रदेश में और देश में इस समय जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल की समस्या का समाधान कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने 150 आंगनबाड़ी और 17 मिनी आंगनबाड़ी कर्मचारियों को सुपरवाइजर पद के नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस मौके पर विभागीय मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि कुल 167 महिलाओं का चयन सुपरवाइजर पद पर हुआ है। इन्हें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इन आंगनबाड़ी कर्मचारियों का चयन उनकी उल्लेखनीय सेवाओं को देखते हुए किया गया है। ये आंगनबाड़ी कर्मचारी अब नियमित हो गई हैं। आज 22 तारीख यानी कि दुर्गा अष्टमी के दिन में वह दिन संभव हो पाया है और आज उन सब आंगनबाड़ी बहनों को जो कि बेहतरीन सेवाएं दे रही थी और इस दायरे में जितनी आती थी लगभग 167 हमारी आंगनबाड़ी बहनें और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनें जो है इसमें सेलेक्ट हुई हैं और आज वो सुपरवाइज़र के पद पर उनको आज नियुक्ति पत्र मिला है। निश्चित रूप से इस प्रक्रिया से उनके मनोबल को, उनकी सेवा को पूरा सम्मान जो है वो राज्य सरकार ने देने का काम किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने देने का काम किया है। मुझे लगता है कि जितने तन मन से उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ती की भूमिका अदा करी, उससे भी बेहतरीन तरीके से वो सुपरवाइज़र के पद पर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन बड़े मनोबल के साथ करेंगे। मैं सभी आंगनबाड़ी बहनों को जो सुपरवाइज़र बनी है यानी कि वो सुपर हो चुकी हैं, तो मुझे उम्मीद है कि उनका वर्क भी जो है वो सुपर होगा। देश भर में आज शारदीय नवरात्रि की अष्टमी है। इस दिन मां दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की आराधना की जाती है। प्रदेश में भी दुर्गा अष्टमी का त्योहार बड़ी श्रद्धा और धूमधाम से मनाया जा रहा है। देहरादून के मंदिरों में सुबह से पूजा अर्चना हो रही है और मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा है। मंदिरों में माता के जयकारे लग रहे हैं और भजन कीर्तन हो रहे हैं। बागेश्वर जिले के चंडिका मंदिर में आज सुबह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। इसके अलावा मां चामुंडा, माता कालिका, संतोषी माता, हनुमान, लांगड़ुआ वीर, क्षेत्रपाल और भेलू देवता के मंदिर में भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मां चंडिका मंदिर में माता के अलावा मां चामुंडा, माता कालिका, संतोषी माता, हनुमान, लांगुड़ा वीर, क्षेत्रपाल और भेलू देवता के मंदिर स्थापित हैं। मंदिर की देखरेख का कार्य चंडिका मंदिर कमेटी करती है। चंडिका मंदिर के पुजारी हेम जोशी ने बताया कि ये मंदिर चंद्रवंश के समय से है और इसमें महागौरी की पूजा की जाती है। नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। इसमें माँ भगवती जगदम्बा की जो है आराधना की जाती है 9 दिन तक। उसके बाद 9वें दिन भगवती माता को कन्याकुमारी के क्षेत्र की पूजा करने के बाद, उनका पूजन करने के बाद इस व्रत का जो है पारायण किया जाता है। आज महागौरी जो है अष्टमी के रूप में यहाँ पर देवी की पूजा होती है। चंडिका माता का मंदिर जो है जिस समय यहाँ पर चंद्रवंशी राजा ने इस बागनाथ जी मंदिर की स्थापना की तो कुल देवी के रूप में जो है यहाँ के लोगों ने यह मंदिर की स्थापना की। वहीं टिहरी जिले के प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां चंद्रबनी के मंदिरों में आज नवरात्रि के अष्टमी के दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन कर मन्नतें मांगी। मां चंद्रबनी में अष्टमी का विशेष महत्व होता है। चंद्रबनी मंदिर के पुजारी रमेश चंद्र भट्ट ने बताया कि अष्टमी के अवसर पर महागौरी की पूजा की जाती है, जिसका बहुत महत्व है। उन्होंने बताया कि दक्ष प्रजापति की पुत्री माता सती का बदन चंद्रकूट पर्वत पर गिरा था, इसलिए यहाँ का नाम चंद्रबदनी पड़ा। आज महागौरी का दिन है और कल अंतिम दिन यानी सिद्धिदात्री का दिन होगा, जो नवमी के नाम से जो है जाना जाएगा। और आज विशेष पर्व भी है। चतुर्भुजी देवी अष्टभुजाओं वाली आज भगवती रहती है। दो जो दक्ष प्रजापति की कन्या थी और सती रूप में जो है भगवान शिव की पत्नी रही, पार्वती रूप में भगवान शिव की पत्नी रही। यहाँ पर बदन गिरने से चंद्रहाय से अशा बदन थी चंद्रवदनाम, यानी चंद्रकूट पर्वत पर उसका बदन गिरा, चंद्रमा के समान बदन वाली माता का, इसलिए इसका नाम चंद्रबदनी हुआ। और महागौरी अष्टमी के नाम से जो है उसको जाना जाता है, क्योंकि अष्टभुजाओं वाली भगवती है। अल्मोड़ा में वर्ष 1860 से लगातार रामलीला का मंचन हो रहा है। यहाँ की रामलीला मंचन की विशेषता ये है कि कलाकार स्वयं गाते हुए अभिनय करते हैं। स्त्री पात्र का अभिनय स्त्री ही करती है, पुरुष और स्त्री बराबर अभिनय करते हैं। भुवनेश्वर रामलीला समिति कर्नाटक खोला में मुख्य रामलीला के साथ महिला रामलीला का मंचन भी हो रहा है, जिसमें सभी पात्र महिला हैं। महिला रामलीला यहाँ का मुख्य आकर्षण बना है। रामलीला कमेटी के संयोजक बिट्टू कर्नाटक ने बताया कि ये रामलीला राग, गीत, छंद पर आधारित होती है।
महिलाओं की रामलीला का एक नया बीड़ा उठाया, जो आज महिला सशक्तिकरण भी आप उसको कह सकते हैं, महिलाओं का उत्थान भी कह सकते हैं, और महिलाओं की झिझक मिटाने के लिए एक बहुत बड़ा सार्थक पहल के रूप में आ गया है। महिला रामलीला में रावण का किरदार निभा रही विद्या कर्नाटक ने कहा कि महिलाओं को आगे लाने का एक सशक्त माध्यम है। एक कॉन्फिडेंस से हम उस रोल को कर रहे हैं। महिलाओं की रामलीला कहें तो एक बहुत बड़ा मंच है कि अपनी बात को कह सके। इन किरदारों को बचपन से देखते आए हम, कि हम इन रोल को देखते हुए आए थे, करने की तो कभी सोची ही नहीं थी। इस उम्र में आकर मैंने भी पहली बार रोल प्ले किया था रावण का। मेरे सहयोगी सभी साथी जितनी महिलाएं हैं, एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप जो कभी मंच पर आती नहीं थी और मंच पे इतना अच्छा रोल प्ले कर रही हैं। महिला रामलीला में भगवान परशुराम का किरदार निभा रही सुनीता पालीवाल ने भी महिलाओं को रामलीला के माध्यम से अभिनय का एक मंच देना सराहनीय बताया। जो अभी महिलाओं की रामलीला पिछले 3 सालों से शुरू हुई है, उसमें सारी की सारी महिलाएं पार्टिसिपेट करती हैं। जो घरों में महिलाएं काम करने में ही हमेशा रहती थी, उनको भी बाहर आने का एक एक्सपोजर मिल रहा है कि किस तरीके से हम भी ऐसी चीज़ों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिसमें पहले से सिर्फ आदमी पार्टिसिपेट करते थे। तो ये बहुत अच्छी पहल है। चंपावत जिले की चौकी स्थित घटोत्कच मंदिर में घटोत्कच महोत्सव का सांसद अजय टम्टा ने शुभारंभ किया। 3 दिवसीय इस महोत्सव में चित्रकला, निबंध, वाद विवाद, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं के साथ ही सांस्कृतिक एवं खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर सांसद अजय टम्टा ने कहा कि इस तरह के आयोजन हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। उन्होंने कहा कि इस महोत्सव के माध्यम से स्थानीय प्रतिभाओं को मंच देने का प्रयास किया जा रहा है। घटोत्कच ये जो स्थान है अपने आप में एक महाभारत के समय का ऐतिहासिक स्थान है। पिछली बार माननीय मुख्यमंत्री जी के आगमन के बाद यहाँ एक भव्य और दिव्य रूप का स्वरूप लेने जा रहा है मेला, और यहाँ के स्थानीय लोगों के माध्यम से और विभिन्न प्रकार के ग्राम पंचायतों के सहयोग से जिस प्रकार से इस ऐतिहासिक महत्व को बनाए रखना और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कर स्थानीय कलाकारों के अंदर की प्रतिभाओं को निकाल करके अपने आप में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम करना, ये समिति का उद्देश्य है। महोत्सव के संचालक इंदुवर जोशी ने बताया कि ये 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। महोत्सव में परंपराओं को आगे बढ़ाने के साथ ही विभिन्न चित्रकला, निबंध, प्रश्नोत्तरी के साथ ही खेलकूद कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 3 दिवसीय महोत्सव होता है, अष्टमी, नवमी और दशमी को। इसमें विद्यालयी बच्चों के कार्यक्रम और सबसे मेन है कि रात्रि के समय सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, जिसमें स्थानीय कलाकार और दूर के हमारे पूरे उत्तराखंड के उभरते हुए कलाकार जो लोक संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं वो हमारे बीच में होते हैं। दिन के समय में स्थानीय जो बच्चे होते हैं, स्कूल के छात्र छात्रा, उनकी प्रतियोगिताएँ होती हैं जिससे उनका ज्ञानवर्धन होता है। शाम के समय उनके सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं विद्यालयी बच्चों के और लोकल कलाकारों के। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा है कि खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी रोकने के लिए अभियान चलाया जाएगा। इसके अलावा त्योहारों के दौरान कुट्टू का आटा और नकली मावे से बनी मिठाइयों के विक्रय पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने देहरादून में खाद्य संरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को ये निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि त्योहारी सीजन के दौरान विभाग को अलर्ट मोड पर रहकर अधिक से अधिक सैंपलिंग करने की आवश्यकता है, ताकि बाजार में मिलावटी खाद्य सामग्री पहुंचने से रोकी जा सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सीमावर्ती राज्यों से अवैध रूप से बड़ी मात्रा में नकली खाद्य पदार्थों व दुग्ध उत्पादों की सप्लाई की जाती है, जिसे रोकने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में पुलिस के साथ सघन चेकिंग अभियान चलाकर नकली उत्पादों को नष्ट किया जाए। विभागीय मंत्री ने मिलावटी खाद्य पदार्थों के प्रति लोगों को सचेत करने के लिए प्रदेश भर में वृहद स्तर पर जन जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। साथ ही मिलावटखोरों और नकली खाद्य पदार्थों की शिकायत के लिए विभाग द्वारा जारी टोल फ्री नंबर को 24 घंटे चालू रखने को कहा। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD News_देहरादून, हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।